मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और आज मुझे अवार्ड मिलना था जब मेरी माँ शदीद बीमार हो गई और हवेली वालों ने के ख़ास मेहमान आ गए थे जहाँ मेरी माँ मुलाजमा का काम करती थी। माँ ने मुझे भेज दिया। मैंने सोचा सफाई करके यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। मैं चेहरे पर नकाब करके चली गई ताकि कोई पहचान न ले। लेकिन जैसे ही जैद शाह के कमरे की सफाई करने गई तो जैद ने मुझे गले से पकड़कर चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरे कमरे में आने की। उसने जैसे ही मेरे चेहरे से नकाब खींचा तो मेरा आंसुओं से भरा चेहरा देखकर वो पत्थर हो गया, क्योंकि वो मेरा अम्मा का खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था, जबकि अब्बा को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मनाहिल ने अपनी माँ को देखा जिसकी आंखों से पानी बह रहा था और बोली, अम्मा, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है। मैं ज्यादा छुट्टियां लेकर आती, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी माँ ने जवाब दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ये खांसी ही जान नहीं छोड़ रही। तुम एक काम करो, बड़ी सरकार के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्हें किसी खिदमत की तो जरूरत नहीं है। मनाहिल ने बहुत हैरत से अपनी माँ को देखा और बोली, अम्मा, इस हालत में भी तुम्हें बड़ी सरकार की फिक्र हो रही है। अपना हाल तो देखो, सारी जिंदगी तुमने इन लोगों की खिदमत में गुजार दी और अब चाहती हो कि मैं भी वहीं चली जाऊं। उसकी माँ ने मनाहिल की तरफ देखा और बोली, गलत बात है बेटी, एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलते। बड़ी सरकार के बहुत एहसानात हैं मेरे ऊपर। अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, अपनी बहनों की तरह मानती है मुझे। और आज जब उनके यहाँ इतना बड़ा जश्न है, मैं बीमारी की हालत में पड़ी हूँ, तुम जाकर उनसे मिलो और उन्हें ये मत कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस कहना तुम्हारा दिल था उनसे मिलने को। देखना, वो तुमसे कोई काम वगैरह नहीं करवाएंगी। मनाहिल ने अपनी माँ को हैरत से देखा और बोली, बड़ी सरकार मुझसे काम नहीं करवाएंगी, लेकिन वो जो छोटी सरकार है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, आप जानती तो हैं कि वो हमें कितना कमतर। बस बस मनाहिल, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। क्या हो गया तो है, जितना कहती हूँ जबान मीठी रखो, उतना ही कड़वी बोलती जा रही हो। अब जितना कहा है उतना करो, जाओ। मनाहिल भी चादर लेकर हवेली की जानिब चल दी। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी ये देखकर कि उसकी माँ बड़ी हवेली की नौकरी थी, लेकिन वो लोग नौकर नहीं समझते थे, मगर उसकी माँ तो उनके आगे बिच्छी रहती थी। बचपन से मनाहिल यही देखती आ रही थी। मनाहिल की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अपनी माँ की इस मुलाजमत से जान छुड़वाए, लेकिन उसकी माँ इस काम को छोटा समझती नहीं थी। मनाहिल अपने मामू के पास शहर में रहती थी। वो वहाँ एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बड़ी सरकार उठाती थी, लेकिन इस बात का इल्म मनाहिल को नहीं था। मनाहिल बहुत खुश थी कि वो तालीम हासिल करने के बाद एक नौकरी करेगी और अपनी माँ को एक पुरसुकून और आराम वाली जिंदगी देगी। लेकिन उसकी माँ हमेशा अपनी आजिज़ी में खुश रहने वाली औरत थी। उसने हमेशा मनाहिल को भी यही कहा था, जितना मिल जाए उसमें शुक्र अदा करें। मनाहिल ने बहुत मर्तबा उसकी माँ को कहा था कि वो हवेली की चाकरी छोड़ दे, क्योंकि वहाँ बड़ी सरकार के अलावा जो भी लोग थे वो मुलाजमों से बहुत बुरा रवैया रखते थे, और मनाहिल की माँ को भी वो लोग मुलाजिम ही समझते थे, जबकि बड़ी सरकार उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम देती थी। वो सभी मुलाजमों को अपने घर का फर्ज समझती थी, लेकिन उनकी देवरानी, जो कि छोटी सरकार थी, उनको लोगों से बेजा मोहब्बत और हमदर्दी से सख्त नफरत थी। अक्सर इस बात पर बड़ी सरकार से उनकी बहस भी हो जाती थी। उनका मानना था कि छोटी लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, वरना वो मालिक के सरों पर चढ़कर नाचते हैं। और बड़ी सरकार की ये सोच थी कि अगर हम दूसरों के साथ नरम रवैया रखेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। लेकिन छोटी सरकार को ये मंतिक बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो बस अपनी बात को ही बड़ा समझती। उनके लाख हंगामा बर्पा करने के बाद भी हुक्म तो हवेली में बड़ी सरकार का ही चलता था। बड़ी सरकार वहाँ की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी तकरीब में मनाहिल की माँ को बुलाती थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन मनाहिल को तो ये काम बहुत ज़्यादा खटकता था। पूरा पूरा गांव बड़ी सरकार की खुश इसलोबी से बहुत ज़्यादा मुतमईन था। बड़ी से बड़ी पंचायत को बड़ी सरकार 1 मिनट में सुलझा देती थी। कोई भी मामला आज तक इंतहा तक नहीं पहुंच सका था। बड़ी सरकार को ये रुतबा उनके ससुर जी ने दिया था, क्योंकि वो एक बहुत समझदार और रख रखाव वाली औरत थीं।
मनाहिल भी उनकी बहुत इज्जत करती थीं, लेकिन वहाँ वालों के रवैये देखकर मनाहिल खामोश हो जाती। छोटी सरकार अक्सर बातों ही बातों में बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके मनाहिल को नीचा दिखाती थीं। एक यही वजह थी कि मनाहिल बड़ी हवेली जाने से बहुत ज्यादा कतराती थी। इस वक्त भी वो चादर अच्छी तरह अपने मुंह पर लपेटकर हवेली में दाखिल हुई ताकि उसे कोई पहचान न सके। मगर कहते हैं ना, जिस बात का डर हो वही होता है। जैसे ही मनाहिल ने हवेली में कदम रखा तो छोटी सरकार की चुभती हुई आवाज उसके कानों तक जा पहुंची। ओ, आज तो बड़े बड़े शहर से लोग आए हैं, जरूर पैसों की ही जरूरत होगी। वहां शहर के अखराजात उठाना आम बात थोड़ा ही है, लेकिन आज का दिन मुनासिब नहीं है। आज तो छोटे सरकार की सालगिरह का जश्न है, तुम आज के दिन भी भीख मांगने आ गई? मेरा मतलब है मदद मांगने आ गई। इससे पहले कि मनाहिल कोई जवाब देती, बड़ी सरकार की रूह अबदार आवाज पूरी हवेली में गूंजी। रब, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने उन लोगों को आप जैसा दौलत वाला नहीं बनाया, वरना हम जैसे भी आपके बहुत मशकूर होते। छोटी सरकार अचानक से खड़ी हो गई और बोली, नहीं बड़ी सरकार, मेरा वो मतलब नहीं था। जबकि बड़ी सरकार ने आगे बढ़कर मनाहिल को गले लगाया और उसका माथा चूमा था और उसको बाजू के हल्के में लेकर अपनी देवरानी की तरफ मुखातिब होकर बोली, अगर आपको खजांची बना दिया जाए तो इस गांव में फाके होंगे, और ये आपका मसला नहीं है कि कौन किससे क्या लेने आता है। आपको हमने कहा था कि जाकर बावर्ची खाने में खाने का इंतजाम देखें, आप यहाँ बैठकर बातें बना रही हैं। जबकि छोटी सरकार अपनी इतनी बेइज्जती के बाद खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ चल दी। बड़ी सरकार ने मनाहिल को देखा और बोली, यकीनन आज तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया। मनाहिल ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा, जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं किसी काम की जरूरत हो तो। बड़ी सरकार ने मनाहिल को देखा और बोली, किसी काम की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करो। मनाहिल ने बहुत मशकूर नजरों से उस औरत को देखा जिसका दिल बहुत खूबसूरत था। इतनी अमीर और रुतबे वाली होने के बावजूद भी इस औरत में जरा सा भी गुरूर और तकब्बुर नहीं था। मनाहिल उनके साथ हवेली देख रही थीं जब अचानक से फिर से छोटी सरकार ने उनकी तरफ देखा और बोली, अब यहाँ आ ही गई हो तो सैर सपाटे में वक्त जाया करने से अच्छा है कुछ मदद ही करवा दो, ताकि जो तुम खाओ और लेकर जाओ वो तुम पर हलाल हो। इस बार मनाहिल से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो छोटी सरकार के मुकाबिल गई और बोली, मैंने तो सुना था यहाँ बहुत ही मेहनत का खाना पकता है, शुक्र है आप हलाल करके खाती हैं। मनाहिल की बात का मतलब समझते ही छोटी सरकार ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और बोली, तुम्हारी बहुत जबान चलती है। मनाहिल ने बस मसनूई खौफजदा होते हुए कहा, माफ़ी छोटी सरकार, मेरी ये मजाल आपके होते हुए मैं जबान चला सकूं। अभी वो लोग मजीद बहस करती जब बीजान की आमद ने उन दोनों को खामोश करवा दिया। मनाहिल ने उनसे भी सलाम किया। बीजान ने उसकी माँ की तबीयत पूछी और बोली, मुझे तुम्हारी माँ की यही बात अच्छी लगती है, वो बहुत ताबे औरत है, खुद नहीं आ सकी तो अपनी बेटी को भेज दिया। ये बात कहते हुए बीजान की आंखों में नमी थी। बेटियां तो माँ का सहारा होती हैं, उसने बहुत अच्छी तबीयत की है तुम्हारी। मनाहिल ने एक नज़र बीजान को देखा और दूसरी तरफ खड़ी छोटी सरकार को और उनका हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे ले गई। बीजान ने मनाहिल की तरफ देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि छोटी बहू तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया रखती है, लेकिन बेटा वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी सी कड़वी है। मनाहिल ने भी बीजान की तरफ देखा और बोली, आप परेशान ना हो, मैं जानती हूँ हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। बीजान ने मुस्कुराकर इस मासूम सी लड़की की तरफ देखा जो हमेशा से अपनी उम्र से ज्यादा बातें करती थी। शुरू से ही बीजान मनाहिल को बहुत पसंद करती थी। कुछ हालात खराब होने की वजह से मनाहिल की माँ जब उनके यहाँ मुलाजमत पर लगी तो बीजान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि वो मनाहिल को वहाँ लेकर ना आए। हमेशा से ही मनाहिल की तालीम और तरबियत का खर्चा बड़ी हवेली ने उठाया था। ना चाहते हुए भी मनाहिल को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो कामयाब होकर उन लोगों के एहसान चुकाना चाहती थीं, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानती थीं कि बड़ी हवेली वाले कभी भी मनाहिल को वो सब नहीं करने देंगे जो वो सोच कर बैठी थी। वो भी इसी सोच में थी जब हवेली की मुलाजमा ने आकर कहा, तमाम कमरों की सफाई हो गई है मगर 2 कमरे रहते हैं। उस मुलाजमा के बच्चे की तबीयत खराब है, इसीलिए वो काम मुकम्मल ना कर सकी। बीजान परेशान हो गई कि अब कौन सफाई करेगा। तभी छोटी बहू दोबारा से हाजिर हो गई और बोली, अरे बीजान, परेशान होने की क्या बात है, मनाहिल है ना, ये कर देगी सफाई।
वैसे भी कौन सा झाड़ू पोंछा करना है। बीजान ने मनाहिल की तरफ देखा। वो कुछ कहती इससे पहले ही मनाहिल ने कहा, जी छोटी सरकार, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान, मैं कर देती हूँ सफाई, आप परेशान ना हो। मनाहिल की बात कहते हुए ऊपर के पोर्शन की जानिब चल दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि उसकी शख्सियत दोहरी होती जा रही है। बाहर की दुनिया में वो एक काबिल स्टूडेंट और टॉपर थी, लेकिन यहाँ एक मुलाजमा की हैसियत से हवेली के कमरों की सफाई कर रही थी। ना चाहते हुए भी शिकवा उसके दिल में आया था कि ये दुनिया हर एक इंसान के लिए बराबर क्यों नहीं है। यही बातें सोचते हुए वो ऊपर वाले पोर्शन तक आ गई। ऐसा नहीं था कि वो हवेली में पहली मर्तबा आई थी, लेकिन अपनी ही सोच में घिरी हुई उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वो किस तरफ जा रही है। मनाहिल को होश उस वक्त आया जब किसी ने बेदर्दी से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ी थी। मुकाबिल शायद बहुत गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? हो कौन तुम? मनाहिल ने डरते डरते नजर उठाई और अपने सामने जैद शाह को देखकर पत्थर की हो गई थी, जबकि जैद शाह ने ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ है, जबकि मनाहिल को अपनी रही सही हिम्मत भी खत्म होती महसूस हुई। जैद शाह ने उसको खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनाहिल इससे पहले कोई जवाब देती जब दूसरी मुलाजमा ने कहा, ये यहाँ सफाई करने आई है। और बस यही वो लफ्ज थे जिन्हें सुनकर जैद शाह का जोरदार कहकहा पूरे कमरे में गूंजा और मनाहिल का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। मनाहिल कुछ की टॉपर मोस्ट वांटेड स्टूडेंट, मनाहिल मेरे घर पर सफाई कर रही हैं। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मिस बोल्ट पेट्री, तुम्हारी हकीकत ये है? मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। मैं समझता था कि मैं ही दोहरा चेहरा लिए फिर रहा हूँ। लेकिन तुम तो मेरी भी उस्ताद निकली। पर वैसे यार कितनी अजीब बात है, कॉलेज में तुम कितना एटीट्यूड दिखाती हो और यहाँ मेरे घर में झाड़ू लेकर खड़ी हो। यार मुझे सोचकर ये हैरत हो रही है, तुम वही मनाहिल हो? कॉलेज में तो कहीं से भी नहीं लगती कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है। हाँ, मनाहिल ने अपने आंसू हाथ की पुष्ट से साफ किए थे, जबकि जैद ने आगे बढ़कर फोन उठाया और बोला, प्लीज मनाहिल, आपकी एक तस्वीर चाहिए मुझे झाड़ू के साथ, ताकि कॉलेज में तुम जब भी अपनी औकात भूलकर एटीट्यूड हम पर झाड़ो तो मैं ये तस्वीर दिखाकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूं। मनाहिल अपनी चादर को मुंह पर लपेटे हुए थी। रोते हुए जैद से बोली, जो कुछ कॉलेज में तुम्हारे साथ होता है वो तुम डिजर्व करते हो जैद। जैद ने भी दुब जवाब दिया, और जो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर डिजर्व करती हो। मनाहिल ने उस बिगड़े हुए अमीरजादे को देखा जो शुरू से ही उसे जज करता था। जैद क्या क्या बोलता उसकी साइड से होकर गुजर गया, मगर मनाहिल को एक नई फिक्र लाहक हो चुकी थी कि जैद इस बात का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वो सारे कॉलेज में अब उसे बदनाम कर देगा। मनाहिल को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अम्मा की बात क्यों मानी और हवेली आई, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, किसी को कोसकर क्या हासिल होता है। मनाहिल जैद की कमरे की सफाई करने लगी। शक्ल से ही जानवर लगता है, कमरे कभी क्या हाल कर दिया। मैं जानवर हूं और तुम क्या हो, काम वाली? अचानक जैद की आवाज अपने करीब से सुनाई देने पर मनाहिल उसे खूंखार नजरों से घूरने लगी, जो अपनी गाड़ी की कीज उठाने के लिए वापस आया था और अपने बारे में मनाहिल की गोहर फिशानी सुन चुका था। जबकि मनाहिल इस बात का कोई जवाब न दे सकी, खामोशी से उसने जैद को वापस आने का रास्ता दे दिया। लेकिन मनाहिल दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो किस तरह जैद को कन्विंस करे कि वो ये बात कॉलेज में ना बताए, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि जैद शेर, जो कि अपने कॉलेज का बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है, उसे तो मौका चाहिए होता है हर एक इंसान को जलील करने का, और मनाहिल की कमजोरी उसके हाथ लग चुकी थी। इतना कुछ सोचने के बाद मनाहिल ने कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर वो किसी के घर में काम करती है, जबकि वो तो काम नहीं करती, उसकी अम्मा काम करती है, इसमें मसला ही क्या है? वो लोग मेहनत से अपना काम कर रही हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता। लेकिन फिर अपनी अकल पर मातम करने लगी कि कॉलेज में उसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं और जैद शाह उसका दुश्मन है। मनाहिल को पिछले हफ्ते होने वाला इंसिडेंट बहुत शिद्दत से याद आया। अगर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन जैद शाह उस दिन भी गलत था। सारी कैंटीन में उसने लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था और वहीं पर वो लोग तेज आवाज में गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे, जबकि दूसरे टेबल पर बैठी मनाहिल डिस्टर्ब हो रही थी। मनाहिल ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग की और प्रोफेसर को जाकर दिखा दी, जिसकी सजा के तौर पर जैद शाह के पूरे गैंग के टेस्ट में 20 नंबर काट दिए गए।
और जैद शाह ने बहुत गुस्से से मनाहिल को वार्निंग दी थी कि जो उसने किया है उसका सूद समेत हिसाब लेगा। मनाहिल ने जैद शाह की बात को मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन अब वही गलती उसे वाकई बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मनाहिल ऊपर से खड़ी हॉल में मौजूद जैद शाह को देख रही थी, जो कि था तो बहुत खूबसूरत मगर अव्वल दर्जे का बददिमाग इंसान था। वो सोच ही रही थी कि किस तरह जाकर जैद से बात करे और उसे दरख्वास्त करे कि वो उसकी मजबूरी का सरेआम मजाक ना बनाए। लेकिन जैद शाह ने जैसे ही ऊपर मंजिल पर मनाहिल को देखा तो एक कातिलाना स्माइल पास की और आंखों ही आंखों में जताया कि वो उसके सामने क्या हैसियत रखती है, जबकि मनाहिल एक मर्तबा फिर अपनी बेबसी पर दिल जलाकर रह गई। मनाहिल गुस्से में ये बात समझ ही ना सकी कि वो हवेली के पिछले बाग में मौजूद है। रात के साए गहरे हो रहे थे जब अचानक मनाहिल को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मनाहिल ने झाड़ियां हटाकर देखा तो वहां पर गांव के कुछ नशे के आदी लोग बैठे अपना काम कर रहे थे और हमेशा से ही पागल मनाहिल उन लोगों की जानिब चल दी और कहने लगी कि वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, जबकि उनमें से किसी एक खबीस इंसान ने जवान जहान लड़की को रात के अंधेरी में अकेला देखा तो कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो टाइम जाया कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। जबकि मनाहिल की छठी हिस्स कुछ गलत होने का अंदेशा जाहिर कर रही थी। उल्टे पांव वापस भागने लगी, मगर एक आदमी ने उसके पांव पर डंडा मारा। वो लोग मनाहिल की तरफ बढ़ रहे थे। पांव में दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि मनाहिल को समझ ही ना आया कि वो किस तरह उठकर भागे। अभी उनमें से एक शख्स मनाहिल के करीब जाता किसी ने बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर लात मारी थी और उसी वक्त मनाहिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि जैद ने उस ओवर कॉन्फिडेंट लड़की को देखा जो कि इस वक्त जमीन पर पड़ी हुई थी। मनाहिल ने जब जैद को देखा तो कुछ कहना चाहा, जबकि जैद ने उन दोनों को भी एक तरफ भेड़ दिया था। तीनों आदमियों ने जैद को पहचाना और भागना शुरू कर दिया, जबकि जैद उनके पीछे भागा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया। अंधेरे में ना जाने वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। जैद जब वापस आया तो देखा मनाहिल से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो पता चला कि मनाहिल के पांव में चोट लगी है। मनाहिल अभी कुछ कहती जैद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे चलने में मदद की। सारे रास्ते वो खामोश रहा, जबकि मनाहिल का कांपता हुआ वजूद वो अच्छी तरह महसूस कर रहा था। मनाहिल को बागीचे के बेंच पर बिठाकर खुद वो हवेली के अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब जैद वापस आया तो मनाहिल ने देखा उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। जैद नीचे बैठकर मनाहिल के पांव की पट्टी करने लगा, मगर मनाहिल ने पांव पीछे कर लिए तो जैद ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। तब मनाहिल ने कहा, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। जैद भी अपने दोनों हाथ झाड़कर पीछे खड़ा हो गया, जबकि मनाहिल ने इस सप्पाक इंसान को देखा था जो कि अच्छी तरह जानता था, फिर भी एक ही बार कहने की वजह से पीछे खड़ा हो गया। गुस्से में मनाहिल ने खुद पट्टी करने चाही, लेकिन उसे तकलीफ बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। जैद ने जब उसे बेआवाज रोते देखा तो उसके हाथ से रुई ली और उसका जख्म खुद साफ करने लगा। इस बार मनाहिल ने भी कोई एहतजाज नहीं किया था। जख्म साफ करने के बाद जैद ने मनाहिल को पानी का गिलास दिया और बोला, तुम एक लड़की हो, मुझे ये सोचकर ही हैरत होती है कि इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। रात के वक्त वो भी अकेले तुम हवेली के पिछले हिस्से में चली गई, जबकि अच्छी तरह जानती हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। और दूसरा, जब तुमने देख लिया था कि वहां कुछ मर्द बैठे हैं, क्या जरूरत थी मजीद आगे बढ़कर ये मुसीबत अपने सर लेने की? सोच सकती हो अगर मैं ना आता तो 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता। मनाहिल ने जैद की बात सुनी और बोली, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं कब कह रहा हूं कि जानबूझकर किया? मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम रात के वक्त इस तरह टहलती फिर रही हो? मनाहिल खामोश रही। जैद ने इसे चुप देखकर मजीद गुस्से से पूछा, बताना पसंद करोगी? मनाहिल ने अपने दुपट्टे के पंगलू को उंगली में लपेटते हुए कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मुझसे? जैद ने आंखें अचकाकर मनाहिल से पूछा और मनाहिल ने इस बात में असर हिला दिया। जैद ने उसको गौर से देखा और बोला, बोलो क्या बात करनी थी? तब मनाहिल ने तमहीद बांधते हुए कहा, मैं चाहती थी कि तुम किसी को भी ये न बताओ कि मेरी अम्मी, मतलब कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर में। जैद ने मनाहिल को देखा और बोला, मुझे सिर्फ शक था कि तुम्हारा जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन अब यकीन हो गया
तुम तो बहुत ही पागल औरत हो। मैं क्यों किसी की मजबूरी का मजाक बनाने लगा? सबके सामने मुझे ऐसे अच्छे हथकंडे अपनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम करती हो। लोगों को दूसरों के सामने जलील करना तुम्हारा शेवा है, मेरा नहीं। और आइंदा रात के वक्त कहीं भी निकलने से पहले एक मर्तबा सोच लेना, ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। कौन कहाँ कब किसका शिकार कर ले किसी को पता नहीं होता। इससे पहले मनाहिल उसे कोई जवाब देती, जैद वहां से निकलता चला गया था और मनाहिल ने उसकी पुश्त को देखकर सोचा था कि वो वाकई पागल हो चुकी है। रात गए जब मनाहिल वापस घर आई तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई से नीचे गिरी हुई। मनाहिल चीखती चिल्लाती अपनी माँ के पास गई और मोहल्ले वाले उसकी आवाज सुनकर घर में जमा हो गए। लेकिन हकीम साहब ने जब ये कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है तो मनाहिल अपने होश व हवास से बेगानी होकर फर्श पर जा गिरी। रोती बिलखती मनाहिल को बड़ी सरकार ने अपनी आगोश में लिया था। उन्हें भी अचानक से मनाहिल की माँ के जाने का बहुत दुख हुआ था, लेकिन अल्लाह का निजाम था, कोई शिकवा भी नहीं कर सकता था। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर रहा था। ऐसे 1 महीने का वक्त गुजर गया। मनाहिल का पढ़ाई से हर एक चीज से दिलो चाट हो चुका था। आंखों के नीचे हल्के हो गए थे। तारीकी में बैठी अपनी माँ को पुकारती रहती थी। बड़ी सरकार ने बहुत इसरार किया कि वो हवेली चलकर रहे, लेकिन मनाहिल किसी सूरत नहीं मानी। आज भी मनाहिल अपनी माँ की दुपट्टे को खुद के गिर्द लपेटे बैठी थी जब अचानक बीजान इसके घर में दाखिल हुई। मनाहिल ने आते हुए देखा तो आगे बढ़कर सलाम किया और खामोशी से एक तरफ बैठ गईं। बीजान ने इस रोशन आंखों वाली लड़की को देखा जो कि उदासी का लिबादा उड़े बैठी थी। उन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और बोली, मेरी धी रानी, हमारे साथ हवेली चलो, हवेली वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जबकि मनाहिल ने इनकी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखा और बोली, मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? मनाहिल ने बीजान का हाथ थामा और बोली, मैं आपकी मोहब्बत और एहसास को समझती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हवेली चलकर नहीं रह सकती। वो जगह मेरे लिए नहीं है, वो लोग गैर हैं। मैं अपने मामू के पास शहर चले जाती हूँ, वहीं रहूंगी। जबकि बीजान ने तड़प कर इसकी जानिब देखा और बोली, मनाहिल ने बीजान का हाथ थामा और बोली, ऐसा ना कहो, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मनाहिल ने बहुत हैरानी से बीजान की बातें सुनी। वो न जाने क्या कह रही थी। मनाहिल ने पूछा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बीजान तब भी खामोश रही। फिर बोली, मैं एक वादे में बंधी हुई हूँ। बस तुमसे इतना कहूंगी कि मुझसे सवाल करके मुझे किसी आजमाइश में ना डालो और अपने 2 जोड़े लेकर हमारे साथ हवेली में रहो। ऐसे जवान जहान लड़की का यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मनाहिल भी न जाने क्या महसूस करके चुपचाप इनके साथ हवेली की जानिब चल दी। उसने तो बहुत इसरार किया कि वो क्वार्टर में रह लेगी, लेकिन बीजान की जिद थी कि मनाहिल इनके साथ हवेली की अंदर रहे। मनाहिल भी खामोशी से एक कमरे में जाकर बैठ गई। बीजान ने खाने के लिए मनाहिल को बुलाया तो छोटी सरकार हस्बे तौफीक बिगड़े हुए लहजे में बोली, क्या इस लड़की को सरों पर बिठाने का इरादा है? बीजान ने भी बड़े तहम्मुल से जवाब देते कहा, ऐसा ही इरादा है, तुम बेफिक्र रहो। जबकि छोटी सरकार उन्हें बस देख कर रह गई थी। बड़ी सरकार और बीजान मुस्कुरा रही थीं। उनके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने छोटी सरकार को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मनाहिल खामोशी से उन लोगों के मुकाबिल बैठी थी, जबकि जैद को वहां ना पाकर मनाहिल को एक सुकून मिला था। रात के वक्त मनाहिल अपने कमरे में बैठे हुई थी जब बड़ी सरकार कमरे में दाखिल हुई। मनाहिल ने उठकर इनको सलाम किया। वो मनाहिल को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर सोफे पर बैठी और इसका हाथ थाम कर बोली, आज हम अपनी बेटी से बहुत अहम बात करने आए हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात मानोगी। मानोगी ना? अपनी बड़ी सरकार की बात पर मनाहिल ने इस्बात में सर हिलाया। बड़ी सरकार ने बात शुरू करते हुए कहा, मनाहिल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने कभी तुम में और जैद में कोई फर्क नहीं किया और हम हमेशा से तुम्हारी माँ को अपनी बहन समझते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जैद से निकाह कर लो। और अभी बड़ी सरकार कुछ कहती जब मनाहिल अचानक से खड़ी हो गई और हैरत से उन्हें देखते हुए बोली, आप मुझसे मेरी जान मांग ले, मगर ये मुझसे नहीं होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि छोटी सरकार, बड़ी सरकार भी अपने देवर लिए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा छोटी सरकार? मेरा मतलब है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और जैद वो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। बड़ी सरकार ने मनाहिल की थोड़ी को पकड़ा और कहा, वो तुम्हारा मसला नहीं है, बस हम तुम्हारी रजामंदी जानना चाहते हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात को मानोगी।
मनाहिल ने इनकी जानिब देखा और बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे बड़ी सरकार, आप समझे मेरी बात को। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, परसों हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। और बड़ी सरकार कमरे से चली गई, जबकि मनाहिल सकते की हालत में वहीं बैठी की बैठी रह गई। ये सब क्या था? उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बड़ी सरकार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहकर चली गई। मनाहिल इन्हें इनकार करेगी तो वो, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मनाहिल अपनी जिंदगी ही वक्फ कर दे, जबकि इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मनाहिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अपना सर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर ही बैठ गई थी। मनाहिल ये जानती थी कि जैद कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, लेकिन मनाहिल को इस वक्त शदीद झटका लगा था जब 2 दिन बाद जैद ने खामोशी से मनाहिल को अपने निकाह में कबूल कर लिया। मनाहिल के एहतजाज के बावजूद भी मनाहिल कुछ ना कर सकी और आखिरकार वो जैद की दुल्हन बनकर बड़ी हवेली की बहू बन गई। इस वक्त वो जैद के कमरे में इसकी सेज सजाकर बैठी थी, जबकि इसका दिल खौफ की वजह से बहुत तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद ही जैद कमरे में दाखिल हुआ और उसने सलाम किया, जबकि मनाहिल ने कपकपाती आवाज में सलाम का जवाब दिया। जैद इसी के करीब जगह बनाकर बैठा था। मनाहिल को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। अपनी आदत से मजबूर दुपट्टे के पल्लू को उंगली में ही लपेट रही थी, जब जैद ने आगे बढ़कर इसके हाथ से दुपट्टे का पल्लू छुड़वाया और इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। मनाहिल का तो सांस ही रुक चुका था। जैद ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे कोई वादे नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। बस मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिंदगी के हर मकाम पर तुम मेरा साथ देना। इसके बदले तुम्हें दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आसाइश अपने कदमों में मिलेगी। मनाहिल को एक एतमाद सा मिला था। इससे पहले मनाहिल कोई बात कहती, जैद ने आगे बढ़कर इसको अपने हिसार में कैद किया। रात गुजरती रही और मनाहिल जैद की मोहब्बत के रंग में रंगती गई। मनाहिल को तो पता ही नहीं था कि किसी के साथ किसी की मोहब्बत जिंदगी को ऐसे बदल कर रख देती है। उस रात के बाद जो दिन निकला, मनाहिल की जिंदगी तो हर एक पल के लिए मजीद खूबसूरत होती गई। देखते ही देखते 3 महीने का अरसा गुजर गया। जैद अपने कॉल का पक्का निकला। उसने मनाहिल से किया हुआ अपना वादा निभाया था। मनाहिल हैरान थी कि कोई उसे इतनी भी मोहब्बत कर सकता है, जबकि जैद उसे एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने मनाहिल से कहा था कि वो तैयार हो जाएं, वो लोग घूमने जाएंगे। लेकिन जैसे ही मनाहिल नीचे हॉल में आने लगी, उसे अचानक जोर का चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो जैद को अपने सिरहाने बैठा देखा। जैद ने झुककर इसकी पेशानी पर बोसा लिया, मगर जब मनाहिल ने पूरे घर वालों को अपने कमरे में देखा तो बहुत हैरान हुई। डॉक्टर ने इसे हैरान देखकर कहा, बहुत मुबारक हो मिसेस जैद, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। जबकि ये खबर सुनकर पूरा खानदान खुश था। मनाहिल बहुत खुश थीं। वो लोग पहले ही मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते थे, इसका ख्याल रखते थे। लेकिन प्रेगनेंसी का सुनकर अब तो हर कोई इसे जमीन पर पांव भी नहीं रखने देता था। 4 महीने पंख लगाकर उड़ गए। जैद ने मनाहिल का बहुत ख्याल रखा। आज भी वो गार्डन में वॉक करने के लिए जा रही थी जब मनाहिल ने कुछ आवाजें सुनी। जैद की आवाज महसूस करके वो इस जानिब गई, लेकिन जो बात मनाहिल को सुनने को मिली वो सुनकर मनाहिल को पसीने आने लगे। अगर पीछे मेज न होता तो मनाहिल जमीन बोस हो जाती। इससे पहले कि वो लोग मनाहिल की तरफ मुतवज्जे होते, वो खामोशी से वापस अपने कमरे की जानिब चली गईं। थोड़ी देर बाद जैद कमरे में आया। हस्बे आदत इसने आगे बढ़कर मनाहिल को अपने हिसार में लिया और प्यार भरी बातें करने लगा, जबकि मनाहिल खामोशी से जैद का चेहरा देख रही थी। जैद ने मनाहिल को खामोश देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप चुप हो, तबीयत ठीक है? मनाहिल ने असबात में सर हिलाया था। जैद ने मनाहिल को बताया कि वो शहर जा रहा है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ चाहिए शहर से। इससे मनाहिल ने सहूलत से इनकार करते कहा, नहीं जैद, मेरे पास सब कुछ है, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। जैद हंसता मुस्कुराता हुआ चला गया। मनाहिल का तो सांस फूल रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। काफी कुछ सोचने के बाद मनाहिल खामोशी से रात के अंधेरे में हवेली के पिछले रास्ते से निकलकर अपने घर गईं और कुछ देर वहां रहने के बाद अनजानी मंजिल की जानिब चल पड़ी। रात के वक्त सुनसान गलियों से गुजरते मनाहिल को खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन किसी भी दरिंदा सिफत इंसान पर वो एतबार नहीं कर सकती थी। इसका तो अपना मुहर्रिम ही दुश्मन निकला था।
बस अड्डे पहुंचकर मनाहिल ने अपना चेहरा अच्छी तरह ढांप लिया। बस थोड़ी देर बाद आ गई और मनाहिल इसमें सवार होकर सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गईं। ये क्या हो गया था इसके साथ? उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जिंदगी इसे ऐसे भी दगा करेगी। जैद से तो इसने बहुत मोहब्बत की थी। और बड़ी सरकार, वो लोग कैसे इसके साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हैं? कैसे इसको इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? मनाहिल सोच सोच कर परेशान हो रही थी। किससे सवाल करती? कौन जवाब देगा? आखिर इसका मुजरिम कौन है? गाड़ी को ब्रेक लगी तो मनाहिल अपने सवालों के तसलसल से बाहर आई। बस स्टैंड पर उतरकर उसने एक टैक्सी ली और अपनी आखिरी उम्मीद की जानिब चल पड़ी। सुबह का सूरज निकलने लगा था। चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। मनाहिल अपनी दोस्त के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मनाहिल ने दरवाजा खटखटाया तो इसकी दोस्त मनाहिल को ऐसे अचानक इस हालत में देखकर काफी परेशान हुई। सहारा देकर अंदर ले गईं। मनाहिल को पानी पिलाया तो इसने रो रो कर अपने आप पर बीती हुई कहानी सुनाई। इसकी माँ असल माँ नहीं थी। बड़ी सरकार की जो नंद थी वो मनाहिल की असल माँ थी। बड़ी सरकार के भाई के साथ इनकी माँ का नाजायज ताल्लुक था। लेकिन जब बड़ी सरकार को ये इल्म हुआ कि इनका भाई इन्हीं की नंद के इश्क में गिरफ्तार है, तो उन्होंने अपने शौहर के कान भरकर बहन को इनके हाथों कत्ल करवाना चाहा। मगर उस वक्त वो 7 माह की उम्मीद से थी। जब बड़ी सरकार के शौहर ने उन्हें मारना पीटना शुरू किया तो मौत जाती तौर पर मनाहिल की पैदाइश हो गई और उसी वक्त उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अब सवाल था कि वो इस बच्ची का क्या करें। तब बड़ी सरकार ने मनाहिल को सौतेली माँ को गोद दे दिया था और कहा कि वो इस राज को हमेशा राज रखें। और अब जब मनाहिल खुद इन मराहिल से गुजर रही थी तो बड़ी सरकार चाहती है कि बी जान के सामने इस बात का खुलासा करें कि उनके बेटे ने उनकी जान से अजीज बेटी को कत्ल किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मनाहिल की मां कत्ल नहीं हुई। ये बात सिर्फ बड़ी सरकार जानती थी और उन्हें इस बात पर पछतावा भी नहीं, जबकि वो मनाहिल की औलाद भी उससे छीनना चाहती हैं और जैद से कह रही थी कि वो मनाहिल को तलाक दे दे। मनाहिल की शादी भी उन्होंने बी जान के कहने पर करवाई है, क्योंकि बी जान की ये शर्त थी कि अगर जैद मनाहिल से शादी नहीं करेगा तो सारी जायदाद उसके नाम पर नहीं होगी। ये सब कुछ बड़ी सरकार की प्लानिंग थी और मनाहिल पागलों की तरह उसे अपनी खुश नसीबी समझकर जिंदगी गुजार रही थी। अगर ये राज ना खुलता तो वो कल को मनाहिल का बच्चा उससे छीन लेते और फिर वो दर बदर हो जाती। बड़ी सरकार ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, जबकि उसकी माँ ने तो उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। जैद मनाहिल को सोचकर ही अफसोस हो रहा था। जैद तो उसका अपना था, उसे तो जरा गैरत आनी चाहिए थी। मनाहिल ने रो रो कर एक एक बात अपनी दोस्त को बताई, जबकि उसकी दोस्त ये सारी बातें सुनकर शदीद हैरत में मुब्तला थी। लोग किस हद तक दोगले हैं उसे आज पता चला था, लेकिन उसने मनाहिल से कहा कि वो हिम्मत ना हारे, बल्कि वो अपने असल बाप के पास जाकर देखे, क्योंकि उसकी माँ मरी है, उसका बाप तो जिंदा है। मनाहिल ने हैरत से अपनी दोस्त को देखा। वो ठीक कह रही है। बड़ी सरकार की भाई उनसे वो कभी नहीं मिली, लेकिन बड़ी सरकार से अक्सर जिक्र सुना है। उनके गांव का नाम, उनसे जाकर मिल सकती है। लेकिन मनाहिल ने अपनी दोस्त से कहा वो उन्हें क्या जवाब देगी। तब उसकी दोस्त ने कहा पहले वो वहां अजनबी बनकर जाए, क्योंकि मनाहिल का और बड़ी सरकार के भाई का कभी आमना सामना नहीं हुआ। अगर मनाहिल को महसूस हो कि वो हमदर्दी करने के लायक है तो उन्हें अपना हाले दिल बता दे। अगर मनाहिल को कुछ भी गलत महसूस हो तो वो वापस खामोशी से निकल आए। इस दुनिया में वाहिद सहारा मनाहिल का बाप था। मनाहिल ने अपनी दोस्त की बात पर अमल किया और अपना चेहरा अच्छे से छुपाकर उस गांव की तरफ निकल गई जहां बड़ी सरकार का मेका था। उस गांव में पहुंचकर मनाहिल ने वहां के सरपंच के बारे में पूछा, जो कि बड़ी सरकार के भाई थे। जल्द ही मनाहिल उस खूबसूरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, जो कि पूरे गांव में अपनी मिसाल आप थी। एक मुलाजिमा ने मनाहिल को आकर कहा कि आप आ जाएं, सरपंच साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मनाहिल हवेली में दाखिल हुई तो पहली चीज देखकर उसे बहुत हैरत हुई। सामने खड़े इंसान की आंखें हूबहू मनाहिल जैसी थीं, जबकि सरपंच भी मनाहिल को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मनाहिल ने बहुत गहराई से उनकी आंखों में मौजूद एक तड़प देखी थी, जबकि वो दोनों बहुत गौर से एक दूसरे को देख रहे थे।
मनाहिल ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा कि वो उनसे मदद चाहती है। सरपंच ने भी पूछा कि किस तरह की मदद चाहिए तुमको। मनाहिल ने कहा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। सरपंच ने कहा, बोलो क्या बात है। तब मनाहिल ने बोलना शुरू किया, मेरी माँ अपनी कहानी में खुद ही मुजरिम ठहराई गई। कम उम्री में ही किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गई और उस मोहब्बत को अपनी कोख में संभाल कर रखा। जब किसी हमदर्द को इस बात का पता चला कि वो किसी की मोहब्बत को खुद में छुपाए बैठी है, तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और अपनी ही खून के हाथों उस मासूम कम सिन सी माँ को मार डाला। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वैसे ही हुआ। मैं अपनी माँ की कोख से जिंदा इस दुनिया में आ गई। शायद यही मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। और वो सफाक बाप न जाने कहाँ चला गया। मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई, एक सवाल छोड़ गई कि बस शायद मेरी माँ ने ही मोहब्बत की थी। उससे उस इंसान ने तो कभी किसी कमजोर लम्हे में मेरी माँ को अपनाइयत का एहसास दिलवाया होगा, हम कदम रहने का भरोसा दिलवाया होगा। मनाहिल ने ये बात कहते हुए सामने की जानिब देखा। सरपंच अपनी दोनों आंखों में आंसू लिए मनाहिल को देख रहा था। मनाहिल खामोश थी। सरपंच ने उसकी जानिब देखा और बोला, मैं घर वालों को मनाने लगा था, लेकिन उससे पहले ही उसने खुदकुशी करके सब कुछ खत्म कर दिया। खुदकुशी? मनाहिल ने हंसते हुए कहा, जबकि सरपंच ने उसकी हंसी को देखा और बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यही बताया गया था कि खुदकुशी की गई है। खुदकुशी नहीं, आपने शायद सुनना जरूरी नहीं समझा। आगे आपकी बहन नहीं, आपकी महबूबा को उसके भाई के हाथों कत्ल करवाया था। जबकि मनाहिल की बात सुनकर सरपंच हत्थे से उखड़ गया और मनाहिल को घूरते हुए बोला, लड़की सोच भी लो कि क्या कह रही हो। मनाहिल भी उन्हीं का खून थी। उनके मुकाबिल खड़े होते हुए बोली, सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि मेरी सगी फुफ्फो ने ही मेरी माँ का कत्ल किया है। और आप मोहब्बत करना जानते थे, उसे निभाना भी था। आपकी वजह से मेरी माँ ने मौत को गले लगा लिया और अब वो लोग मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हैं। मुझसे मेरा बच्चा छीन कर मैं आपके पास बस एक फरियाद लेकर आई हूँ कि मेरी माँ की मोहब्बत का वास्ता है आपको, मुझे इंसाफ दिलवा दें। मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं। मनाहिल ने सरपंच के सामने हाथ जोड़े तो आगे बढ़कर उन्होंने उसके हाथ थामे और बोला, इंसाफ जरूर मिलेगा और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा भी। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुनहगार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उसका साथ देने का वादा किया, लेकिन वादा निभा ना सका। बेमोल आंसू उनके गालों पर बहे थे। मनाहिल ने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ किए। अगले ही दिन सरपंच ने मनाहिल को अपने साथ लिया और अपनी बहन के सामने सरापे सवाल बनकर खड़ा था। जबकि जैद ने मनाहिल को देखा और उसकी जानिब बढ़ने लगा तो मनाहिल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और बोली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे एतबार की मार मारोगे। तुम इतने कम ज़र्फ मर्द हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी मोहब्बत देने वाला इंसान मुझे धोखा देगा। मुझे शदीद नफरत महसूस हो रही है सोचकर कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। जबकि बड़ी सरकार मनाहिल की तरफ आई और बोली, तुम कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हें घर दिया, इज्जत दी और तुम। मनाहिल ने कहा, मैं तो एहसान फरामोश हूँ, आप कितनी बड़ी कातिल दगाबाज औरत हैं। आपको पता है, आपने मेरी माँ को दागदार करके उन्हीं के भाई के हाथों कत्ल करवा दिया और अपने भाई की मोहब्बत कभी नहीं सोचा, मुझ मासूम जान का भी नहीं सोचा, और आप मुझे एहसान फरामोश कह रही हैं। अपने बेटे को भी आपने सिर्फ दौलत का तलबगार रखा। शर्म आती है मुझे आपको एक औरत कहते हुए भी। इससे पहले कि बड़ी सरकार मनाहिल को थप्पड़ मारती, मनाहिल के बाप ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और बोला, तुम जैसे जब अपने हो तो फिर गैरों से क्या डर। तुम जानती थी ना मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था। उसके गम में आज तक मैंने शादी नहीं की और तुमने उसको मौत के घाट उतार दिया, बल्कि मेरी बेटी से भी मुझे जुदा रखा।
इसका तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, उनकी आवाज देते ही पुलिस एहलकार जैद और उसकी मां को ना चाहते हुए भी पकड़कर ले गए। पीछे मनाहिल ज़ारों कतार रोते हुए अपने बाप के सीने से लगी थी। वक्त ने मनाहिल को जख्म दिए थे तो भरा भी था। आज 3 साल बाद मनाहिल अपने दोनों बेटों के साथ पंचायत का हिस्सा बनी थी। मनाहिल के बाप ने अपनी पग उतारकर मनाहिल के सर पर रखी और उसे गांव की बड़ी सरकार बनाया था, जबकि मनाहिल ने कोर्ट के जरिए जैद से खला ले ली थी और अपने बाप के गांव में एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार रही थी। बड़ी सरकार को उम्र कैद की सजा हुई थी, जबकि सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। मनाहिल कभी बीता हुआ वक्त याद करती थी तो उसका दिल तड़प जाता था। जैद ने बहुत मर्तबा उससे माफी मांगी, लेकिन मनाहिल ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बिच्छू की फितरत डंक मारना ही होती है और जैद अपनी माँ की ही औलाद थी। अपने दोनों बेटों के लिए वो माँ भी थी और बाप भी। जैद अक्सर अपने बेटों से मिलने के लिए आता था, लेकिन बच्चे भी बाप से ज्यादा उनसियत नहीं रखते थे। बहुत बार मनाहिल ने भी बीजान से अपने दोनों बेटों को मिलवाने के लिए लेकर गई थी। वो भी बहुत रोती थी ये देखकर कि उनकी हवेली के वारिस कभी भी उस हवेली की रौनक नहीं बन सकते। जबकि जैद ने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया था, क्योंकि उसने हर्ष और हवेस के लालच में अपनी जिंदगी को खुद ही जहन्नम बनाया था। आखिरकार उसका दिल और दामन दोनों ही खाली थे और मनाहिल दोनों सूरतों में आज भी अपने पलड़े में भारी थी। यही जिंदगी है, कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता।